गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, श्रीलंका के अंदर 14 नवंबर को पोल्स देखने को मिले एंड हमारे सामने कल उसका रिजल्ट आया, जिसमें आप नोटिस कर पाओगे कि जो एनपीपी पार्टी है, दैट इज नेशनल पीपल्स पावर पार्टी, इन्होंने 225 में से 159 सीट जीती हैं। यानी कि दो तिहाई से भी ज्यादा जो नंबर्स हैं वो इनके पास हैं। इसके साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टी है एसजेपी, उसको 40 सीट मिली है। एक आप लोग जानते होंगे राजपक्षा के बारे में, है ना। तो जो राजपक्षा की पार्टी है ना, वो लगभग इस पर्टिकुलर इलेक्शन से पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ इनको 3 सीट्स ही मिली हैं। और ये जो अभी प्रेसिडेंट थे अनुराग कुमार दिसनायके, इनकी ही पार्टी है एनपीपी, जिनको एक बहुत ही मैसिव लेवल के ऊपर आपको ये परसेंटेज या फिर ओवरऑल नंबर ऑफ सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इवन अगर हम बात करें ना, तो सितंबर में जो इलेक्शन हुए थे उसके मुकाबले भी उससे भी ज्यादा सीट्स यहाँ पे आपको एनपीपी को आती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर श्रीलंका के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स भी इन पर्टिकुलर कंट्री में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, डेट है आज की 16 नवंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक समझना है वो है विद रिगार्ड्स टू ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में दोस्तों हमने कई बार चर्चा करी हुई है। हम लोग जानते हैं कि कैसे पहले ये होता था, क्या BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, जिसको बेसिकली जिम ओनील, जो कि उन्होंने 2001 में एक पेपर लिखा था, उसमें उन्होंने ये बोला था कि यार दुनिया के अंदर जो सबसे तेजी से इकोनॉमीज काफी आगे ग्रो कर रही है ना, वो ये 4 इकोनॉमीज उन्होंने बात करी थी। बाद में आगे जाके क्या होता है, आगे जाके इसकी ग्रुपिंग फॉर्म हो जाती है एंड लास्टली 2010 के अंदर इसके अंदर साउथ अफ्रीका भी ऐड हो जाता है, जिसके माध्यम से जो ब्रिक था वो बन जाता है क्या, ब्रिक्स। फिर इसके बाद इसका एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन के अंदर आप नोटिस कर पाओगे ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये 4 देश ऐड ऑन हो जाते हैं। तो यानी कि 5 से जो नंबर होता है वो 4 ऐड ऑन होकर 9 हो जाता है। दरअसल में पहले बात हुई थी अर्जेंटीना की भी एंड इवन आपके सऊदी अरेबिया की भी। देखो, अर्जेंटीना के अंदर तो जो नए प्रेसिडेंट आए थे, जावियर जो थे, उन्होंने तो मना कर दिया कि भाई हम तो ज्वाइन नहीं कर रहे ब्रिक्स को। ब्रिक्स तो अपने आप में कम्युनिस्ट कंट्रीज का ग्रुप है, उसको तो हम नहीं जोड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड सऊदी अरेबिया का भी जो चीज है ना, अभी कंप्लीटली इन्होंने अच्छे से ज्वाइन नहीं किया हुआ है। तो अभी के लिए हम ये कहेंगे कि अभी के लिए 9 ही मेंबर्स हैं। आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे ऐसा आने वाला बताएगा, ठीक है। बट अभी के लिए देयर आर सर्टेनली 9 मेंबर्स जो कि हमें ब्रिक्स में देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो पहला ऑफिशियल ब्रिक्स समिट था वो रशिया ने होस्ट किया था 2009 के अंदर, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो ब्रिक्स के अंदर 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड जो 28.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीज हमें देखने को मिल जाती है, जो कि दुनिया की 28% ग्लोबल जीडीपी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर पता क्या हुआ, यहाँ पर ना ब्रिक्स के अंदर ही एक चीज और ऐड हुई है, दैट इज पार्टनर स्टेटस। पार्टनर स्टेटस क्या अर्थ क्या है, देखो थोड़े दिन पहले ना आप लोग जानते होंगे कि रशिया के अंदर एक समिट हुआ था, कजान समिट, राइट। वहीं पर आपको ये कजान डिक्लेरेशन देखने को मिल जाती है, राइट। अब ये जो 16th ब्रिक्स समिट हुआ थोड़े दिन पहले, कजान डिक्लेरेशन, वहीं पर एक नई कैटेगरी ऐड करी गई। इस कैटेगरी का नाम क्या है, पार्टनर स्टेटस। पार्टनर स्टेटस बेसिकली क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे हमें ब्रिक्स को आगे एक्सपेंड करना है, राइट, तो एक ही दिन थोड़ी ऐसे किसी कंट्री को ऐड कर लेंगे, नहीं। एक ट्रांजिशन प्रोसेस होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होगा इस पर्टिकुलर ब्रिक्स के मेंबर बनने का, उसी को हमने बोला है क्या, पार्टनर स्टेटस। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि 13 कंट्रीज को यहाँ पे इन्वाइट किया गया है पार्टनर स्टेटस की कैटेगरी के अंदर, जिनमें आप देख पाओगे टर्की, इंडोनेशिया और बहुत सारी कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यानी कि ये सब कंट्रीज भी हो सकता है आगे जाके ब्रिक्स का ही यहाँ पे पार्ट बने, जिससे ब्रिक्स अपने आप में काफी एक्सपैंड हो जाएगा। तो ट्रेड मिनिस्टर ऑफ टर्की ने यहाँ पे रिसेंट इंटरव्यू में ये बात कही है, ठीक है। तो बाकी ये तो आप जानते होंगे अर्दोगन जी के बारे में, राइट। तो ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए ब्रिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक देखो, डेफिनेटली आप लोगों ने कल जाना भी होगा इसके बारे में। कल दरअसल में 15 नवंबर थी, राइट। एंड हम हर साल 15 नवंबर को सेलिब्रेट क्या करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं एज जनजातीय गौरव दिवस। क्या कारण है इसको जनजातीय गौरव दिवस की तरह सेलिब्रेट करने का, बिकॉज इस दिन के ऊपर 1875 में जो भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, उनका यहाँ पे हमें जन्म देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा हमें पहले तो इनकी अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, इनकी लाइफ के बारे में, एंड फिर हम बाकी चीजें भी जानेंगे। जैसा यहाँ पे बताया भी गया है, 1875 के अंदर इनका बर्थ होता है, जो खुंती स्टेट होती है, प्रिंसली स्टेट, राइट, मुंदारी पुंछली स्टेट ऑफ खुंती, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये जो जगह है ना, ये छोटा नागपुर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आज के समय झारखंड और उड़ीसा में देखने को मिल जाता है। तो हर साल 15 नवंबर को इस तरह से बिरसा मुंडा जयंती यहाँ पे सेलिब्रेट करी जाती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये ट्राइबल लीडर थे और ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे।
दरअसल में अगर मैं आपको इनके सिस्टम की बात करूँ ना, तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पर एक सिस्टम चलता था, खुंदकटी सिस्टम, राइट? एंड इस पर्टिकुलर सिस्टम के माध्यम से क्या होता था, जो ट्राइबल्स के जो कस्टमरी राइट्स थे वो फॉलो किए जाते थे, राइट? और लैंड ओनरशिप उनकी ही होती थी। पर बाद में जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ये सब सिस्टम यहाँ पे खत्म कर दिए। एंड एट द सेम टाइम जो आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया आपका 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय के ऊपर, उसके बाद कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे कि जो जमीनों का हक था वो जाने लग गया किसके पास, जमींदारों के पास। एंड जो आपके किसान थे, आपके रैयत से, उनसे यहाँ पे दूर चला गया। एंड साथ साथ जो आउटसाइडर्स थे, जिनको डीकूस के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी काफी एक्सप्लॉइट किया आपके जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है? और कहीं ना कहीं जो ओनरशिप राइट्स थे, जो बात होती है ट्राइबल्स के रिगार्डिंग जल जंगल और जमीन की, वो कहीं ना कहीं उनसे यहाँ पे छीने जाने लग गए, राइट? एंड इससे कहीं ना कहीं काफी दिक्कत आने लगी ट्राइबल्स को। इनफैक्ट ट्राइबल्स के साथ में जो फोर्स्ड लेबर था, जिसको हम जानते हैं ना अपने वर्ड्स के अंदर बेगार सिस्टम, वो भी यहाँ पे इनसे करवाया जाने लग गया। बहुत सारे मनी लेंडर्स के ऊपर वो डिपेंडेंट हो गए। ये सब दिक्कतें आई। एंड अगर उसके बाद हम नोटिस करते हैं, बहुत सारे फेमीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी ट्राइबल्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। इवन ये तो चलो इकोनॉमिक कारण थे, इसके अलावा भी अगर हम बात करें ना, तो बहुत सारे रिलीजियस कारण भी रहे। यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जी ने ये नोटिस किया कि जो ब्रिटिशर्स है ना, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा कर कहीं ना कहीं लोगों को, जो ट्राइबल उनका सिस्टम होता है, उनसे दूर रह जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट जो भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, वो भी यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे इन ऑर्डर टू ज्वाइन द जर्मन मिशन स्कूल। पर बाद में उनको पता लगा कि नहीं, ये सब चीज तो गलत है। एंड वहीं से उन्होंने फॉर्म क्या किया, उन्होंने बिरसायत को फॉर्म किया, राइट? बिरसायत एक ऐसा सेक्ट था जहां पर यू नो एक बेसिकली रिलीजियस मूवमेंट थी, ताकि जो मुंडा कस्टम्स और बिलीफ्स हैं, उनको वापस से हम रिवाइव कर पाए एंड लोगों को साथ में यहाँ पे यूनाइट कर पाए। एंड यही जो इनका विचार था, अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, ठीक है? इसी को बिरसायत को मुंडाइज्म या फिर किसानगिज्म आपको देखने को मिल जाएगा, राइट? तो मुंडा कस्टमर बिलीफ यहाँ पे वापस आते हैं। एंड अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे हमें एक रिवोल्ट देखने को मिल जाएगा, जिसको आप मुंडा रिवोल्ट, उलगुलान या फिर ग्रेट टुमुल्ट के नाम से भी आप यहाँ पे जान सकते हो। एंड ये डेफिनेटली एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर रिवोल्ट था। यहाँ पर इन्होंने मुंडा के साथ जो और ट्राइबल ग्रुप्स थे, वो भी यहाँ पे साथ में आए, ठीक है? इनको यहाँ पे 2 बार अरेस्ट किया गया था, एक 1895 के अंदर, एक बाद में इनको अरेस्ट किया गया, राइट? पर लोग इनके साथ इतने ज्यादा जुड़े, इनके जो विचारों के साथ इतने ज्यादा जुड़े कि डेफिनेटली जब भी ये बाहर होते थे, तो लोग इनके साथ काफी कनेक्ट यहाँ पे फील करते थे। केवल 24 और 25 साल की उम्र के अंदर ही 1900 के अंदर इनका यहाँ पे डेथ हो जाती है, बीमारी की वजह से, रांची जेल के अंदर, राइट? एंड इसकी इनकी डेथ की वजह से आप नोटिस कर पाओगे बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रगल का इम्पैक्ट क्या रहा। इम्पैक्ट ये रहा कि आप नोटिस कर पाओगे कि इनकी डेथ के बाद एक हमें यहाँ पर एक एक्ट आता है, जिसका नाम क्या है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। इस एक्ट ने ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ट्राइबल लैंड अब नॉन ट्राइबल ओनर्स को यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। एंड कहीं ना कहीं ये जो आपका मुंदरारी खुंद कटीदार, बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया, ये जो सिस्टम था ना, ये वापस एक तरह से लाया गया, जिसने कहीं ना कहीं बेगार सिस्टम को खत्म किया। एंड जो आपका ट्रेडिशनल राइट्स थे, ट्रेडिशनल कस्टमरी राइट्स थे, उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है बिरसा मुंडा जी का, जिस वजह से हम हर साल 15 नवंबर को आपका बिरसा मुंडा जयंती और साथ ही साथ आपका जो जनजातीय गौरव दिवस है, उस रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इवन अगर हम बात करना, तो 15 नवंबर 2000 को ही नई स्टेट बनी थी, कौन सी, झारखंड की। वो इन्हीं के जन्म दिवस के ऊपर हमें देखने को मिल जाती है। अब पिछले साल क्या हुआ पिछले साल ना प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम जनमन यहाँ पे लॉन्च किया गया, झारखंड के खुंती डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही। बेसिकली ना आप लोगों को पीवीटीजीएस के बारे में मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। दरअसल अगर हम बात करें ना ट्राइबल्स की, तो ट्राइबल्स भी देखो पिछड़े होते हैं, पर इन ट्राइबल्स में भी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए होते हैं। उनमें चार हमें क्राइटेरिया देखने को मिल जाता है। इनको हम बोलते हैं क्या, पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि ये बहुत ही पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, लो लेवल ऑफ लिटरेसी हो गया, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो गया, और साथ साथ जो पॉपुलेशन होती है, या तो वो कम हो रही होती है या वो स्टैग्नेंट हो चुकी होती है। ये होते हैं पीवीटीजीज। अगर हम बात करें ना इंडिया की, तो इंडिया में आपको टोटल 75 पीवीटीजीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है, राइट? और इनफैक्ट पहली बार जो दिबार कमीशन था ना, उसने यहाँ पे एक सेपरेट कैटेगरी बोली थी पीटीजीज के नाम से, बट प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। बाद में जाके 2006 में इनका नाम रख दिया गया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो आज के समय 75 ऐसी पीवीटीजीज आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड 18 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी, यानी कि आपके जो अंडमान निकोबार है, वहां पर आपको पीवीटीजीज देखने को मिल जाते हैं। तो उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। पंजाब हरियाणा के अंदर देखो ट्राइबल्स ही नहीं है, तो पीवीटीजीज भी हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलते।
अब इनके उत्थान के लिए यहाँ पर पिछले साल हमने लॉन्च की थी स्कीम पीएम जनमन, ठीक है, या फिर आप इसको प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन के नाम से भी जान सकते हो। इसके माध्यम से यही था कि हम यहाँ पर ना 22,000 पीवीटीजी जो हैं मतलब लोग हैं टोटल, उनको यहाँ पे हम कवर करें अक्रॉस द 200 डिस्ट्रिक्ट। बाद में इसको और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक्सपेंड किया जाएगा। एंड कोशिश ये थी कि यहाँ पर ना सारी फैसिलिटीज उनको मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा पानी मिले, ठीक है, स्वास्थ्य मिले, सड़क मिले, ये सारे यहाँ पे बेनिफिट्स देने के लिए हमने यहाँ पे पीएम पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन यहाँ पे स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। ठीक है, काफी डिटेल में हमने इस मुद्दे को डिस्कस कर लिया। अगला टॉपिक हमारा है एक्साइज पूर्वी प्रहार के बारे में। देखो, भारतीय आर्मी के द्वारा यहाँ पे ये लीड किया जा रहा है पूर्वी प्रहार, पर आप नोटिस कर पाओगे ये क्या है, ये अपने आप में एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। ट्राई सर्विस का मतलब क्या है? ट्राई सर्विस का अर्थ यही है कि आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की आपको ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसको लीड कौन कर रहा है? लीड कर रही है हमारी भारतीय आर्मी। अब अंडरस्टैंड ये करना कि ये सब लोग मिलकर साथ में काम क्यों कर रहे हैं। साथ में इसलिए काम कर रहे हैं, और ये जो एक्सरसाइज हो रही है ना, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में होती हुई देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की हमारा ईस्टर्न फ्रंटियर है भारत का, वहां पर हम चाहते हैं अपना डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करना, तो वहीं पर हम साथ में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, राइट, एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर हम कैसे सामने लेकर आ सकते हैं, उसी को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश है। इनफैक्ट ना, यहाँ पर बहुत सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या आप लोगों ने इसके बारे में सुना है? सर ये क्या है? ये है आपका लॉइटरिंग म्यूनिशन। सुना है इसके बारे में? दरअसल में लॉइटरिंग म्यूनिशन कुछ नहीं होता, ये आपका ड्रोन और मिसाइल दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। कैसे? देखो, पहली बात तो जैसे ड्रोन नहीं होता है, ड्रोन्स की तरह ये उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा। जहां पे इसका अटैक होगा ना, आगे जाके वहां पे जाके खुद उस पर्टिकुलर अटैक के आके जाके हिट कर जाएगा। तो अपने आप को इसने आपने खुद को भी मार लिया, जैसे एक मिसाइल मार लेती है, एंड सामने जाके अटैक को भी किल कर दिया। इसीलिए इसको यहाँ पे सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। अब मिसाइल तो पता क्या है, आपने यहाँ से छोड़ी, यहाँ पहुंच गई, पर ड्रोन ना एक जगह पे जाके वहां पर इस तरह से मूव करता रहेगा जब तक उसको बोला ना जाए टारगेट को हिट करने के लिए। ये होता है आपका लॉइटरिंग म्यूनिशन। इसी तरह से हम फोकस करें स्वार्म ड्रोन्स के ऊपर। स्वार्म ड्रोन्स क्या होते हैं? जब बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ ड्रोन्स हमें यहाँ पे इस तरह से मूव होते हुए देखने को मिलते हैं, इसके माध्यम से हमारी जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें भी यहाँ पे करी जा रही है इस एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार के अंदर। और भी सारे जो आपके एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, आप हेलीकॉप्टर देख पाओगे, चिनूक हो गया, आपका रुद्र हो गया, राइट, इन सब के साथ यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ताकि भारतीय जो हमारा इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं ईस्टर्न सेक्टर के अंदर, हम उसको यहाँ पे और इंक्रीज कर पाए और साथ में मिलकर यहाँ पे काम कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है? इट इज अबाउट स्वास्तिक। देखो, आप लोग ना जानते होंगे सीएसआईआर के बारे में, राइट। सीएसआईआर के बारे में हमने कई बार डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है। अब सीएसआईआर के साथ आप नोटिस कर पाओगे, सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, इसको दरअसल में 2021 में एग्जिस्टेंस में आई थी। और ये काम क्या करती है? ये काम करती है साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के रिगार्डिंग रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके लिए आपको थिंक टैंक की तरह काम करती हुई देखने को मिल जाएगी। अब ये जो यही आपका सीएसआईआर NISCPR आपको देखने को मिलेगा, इसके द्वारा ही यहाँ पर स्वास्तिक को लॉन्च किया गया है। स्वास्तिक क्या है? स्वास्तिक स्टैंड्स फॉर साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। कहने का अर्थ क्या है? देखो, कई बार ना कोई पुरानी जानकारी होती है, पुरानी मतलब जैसे जड़ी बूटियां हो गया, या फिर इस तरह से कोई भी आपके जो आपके जैसे पुराने टाइम में वैद होते थे, तो वैदों के पास भी बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे जानकारी होती थी। वो जो जानकारी है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे ऐसे ही गलत जानकारी, नहीं, जो एक्चुअली में साइंटिफिकली प्रूवन है, हम वो चाहते हैं कि उसको हम प्रमोट करें एंड उसको कहीं ना कहीं लोगों तक यहाँ पे कम्युनिकेट करें भारत से सोसाइटी की तरफ, है ना। तो ये यहाँ पे इसका फोकस है स्वास्थ्य का, साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, ताकि ऐसी नॉलेज अपने आप में बची रहे एंड उसको हम आगे लोगों तक और अच्छे से पहुंचा पाए। दैट इज द फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, तो आप नोटिस कर पाओगे इसी पर्टिकुलर मिशन के अंतर्गत आपका जो भी सिंप्लीफाइड जो क्रिएटिव कंटेंट है वो यहाँ पे डिसेमिनेट किया जाएगा अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इन 17 इंडियन लैंग्वेज वाया सोशल मीडिया, ताकि लोगों तक ये अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पे पहुंच पाए। ठीक है, अगला टॉपिक दोस्तों हमारा है दैट इज 25th मीटिंग ऑफ साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल। देखो, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने ना डिस्कस किया था ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में। उसी तरह से हमारे सामने ना साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल देखने को मिल जाएगी। दरअसल में ये इनिशिएटिव है किसका? आपके एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिकेशन आपके टेलीकम्युनिटी का। यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड करना, इसको बनाया गया था 1997 के अंदर। अब आप नोटिस कर पाओगे साउथ एशिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, है ना, हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि और भी कंट्रीज है, जैसे आपका ईरान भी इसके अंदर इंक्लूड है,
हालांकि वो आपका साउथ एशिया के अंदर हम कई बार उसको इंक्लूड नहीं करते, खासकर अगर हम बात करें सार्क की। बट ये यहाँ पर आपको कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी विद रिगार्ड्स टू साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल। अब साथ में मिलकर कैसे काम करना है ताकि इस पूरे रीजन के अंदर प्रॉपर रेगुलेशंस हो, उसके लिए यहाँ पर ये आपको काउंसिल देखने को मिल जाती है। तो डिजिटल इंक्लूसिवनेस हो गया, डिजिटल डिवाइड को खत्म करना हो गया, ये सारे काम इसके रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कैसे और ग्रोथ की जा सकती है इस चीज के अंदर, आपस में कोलैबोरेट कैसे करना है, ये सारा काम इसका रहता है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और जो मैं बात कर रहा था कि ये साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी काउंसिल को यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पर इनिशिएटिव है, वो एपीटी का है। एपीटी क्या है? एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ पर इसको हेडक्वार्टर इसके बैंकॉक थाईलैंड में है। एंड ये एक दरअसल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1979 में फॉर्म किया गया था। काम इसका वही है कि कैसे इस पूरे रीजन के अंदर हमें आईसीटी को यहाँ पे प्रमोट एंड डेवलप करना है। अभी क्या हुआ है, इसकी 25वीं मीटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। कहाँ पे? नई दिल्ली, इंडिया के बीच में, जो कि 11 से 13 नवंबर के बीच में यहाँ पे कंडक्ट करी गई। यहाँ पर भारत की तरफ से आपको ट्राई का पार्टिसिपेशन, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे इसका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो सारे रेगुलेटर्स हैं उन्होंने बात करी किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है ना, टेक्नोलॉजी आपके टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, उसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें अगर फेस हो रही हैं, जो भी चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, उनके रिगार्डिंग हम कैसे उन चैलेंजेस को टैकल कर पाएंगे। ये था आपका 25th मीटिंग ऑफ साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन काउंसिल। ठीक है, लास्टली दोस्तों हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है आपका काइनम आंध्रिसम के बारे में। देखो, आंध्री वर्ड जो वर्ड आया ना, वो आपका आंध्र प्रदेश से आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक फ्लावर देखने को मिला है। ठीक है, एक फ्लावरिंग प्लांट की हमें एक स्पीशीज यहाँ पे डिस्कवर करी गई है ईस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट, राइट। उसकी जो सप्राला हिल्स है वहां पर आपको ये पर्टिकुलर फ्लावर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका ये नाम यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, कल को डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्या है ये, फ्लावर है या फिश है, वट एवर इट इज, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये जो फ्लावर है दरअसल में ये वैक्सी है, व्हाइट कलर का आपको देखने को मिल जाएगा, जो अप्रैल से जून के बीच में यहाँ पे खिलता है। यहाँ पर टॉल स्टेम के ऊपर ये ग्रो करता है। एंड इसकी जो हाइट हो सकती है वो 100 सेंटीमीटर तक की हाइट हो सकती है। अगर आप लीव्स की बात करें ना, तो एलिप्टिकल शेप के ऊपर आपको ये लीव्स देखने को मिल जाएंगे, राइट। एंड इसका जो अगर हम बात करें लीव्स की भी, आपको इसके साथ साथ ये काफी बड़े भी आपको लीव्स इसके नीचे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये जो होते हैं ना फ्लावर्स, ये ग्रुप में होते हैं, एक झुंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। 12 से 40 फ्लावर्स के बीच में आपको एक झुंड में फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। मेजरली आपको ये ईस्टर्न घाट्स में ही देखने को मिलेगा। बाकी इसकी अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको बता दिया। अभी देखो इसका कंजर्वेशन स्टेटस हमें पता ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको डिस्कवर किया है, तो इट इज क्लासिफाइड एज डेटा डेफिशिएंट। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे कुछ टूरिज्म, फॉरेस्ट फायर्स हो गया, ग्रेजिंग हो गया, उससे कहीं ना कहीं इसको खतरा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे इसको बताया जा रहा है। ठीक है, अब चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। आज के देखो क्वेश्चंस जो आपके लिए लाया हूं ना मैं, वो सारी हिस्ट्री के रिगार्डिंग है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आप मुझे बताओगे कि सॉल्ट ला किसने तोड़ा तंजौर कोस्ट के ऊपर, राइट। दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा रिगार्डिंग संथल अपराइजिंग हो गया। ठीक है, जैसे आज हमने डिस्कस किया ना, इसी तरह से संथल अपराइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा, ये तो काफी आसान है, ये तो फटाफट आप बता दोगे, यूपीएससी ने 2020 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा था। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था पीवीटीजीएस के बारे में, राइट। पीवीटीजीएस के बारे में तो मैंने डिस्कस कर ही दिया। देखो पहली बात तो ये 95 नहीं है, दीज आर 75, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर थर्ड गलत है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ ही चुका है 1, 2 एंड 4। पर बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 18 स्टेट्स हो गया, जिसमें मैंने बताया उड़ीसा में सबसे ज्यादा नंबर देखने को मिलता है, और एक यूटी कौन सी है आपकी, अंडमान एंड निकोबार। तो ये बात सही है। हमने 4 क्राइटेरिया डिस्कस किए थे, उनमें से एक क्राइटेरिया आपका डिक्लाइनिंग या स्टैग्नेंट पॉपुलेशन भी देखने को मिल जाएगा। लास्टली फोर्थ स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल करेक्ट देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे पूछा था, राज्यसभा की पावर्स इक्वल कहाँ पे है। देखो जब भी कोई ऑल इंडिया सर्विसेज को नया क्रिएट करना होता है ना, यहाँ पर पावर ज्यादा जो होती है वो राज्यसभा के पास ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोकसभा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब सरकार को रिमूव करना होता है, तो ये तो जानते हो आप, ठीक है ना, जो आपका एग्जेक्टिव है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू आपका आपका लोकसभा, है कि नहीं। तो यहाँ पर सरकार उसी की बनेगी जिसके पास लोकसभा में मेजोरिटी होगी, बिल्कुल। तो लोकसभा यहाँ पे ज्यादा पावरफुल हमें देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। मेकिंग कट मोशन में भी ये देखो पैसे की बात जहाँ पे आ जाती है ना, वहाँ पे पैसे की मुद्दे में आपका लोकसभा ज्यादा पावरफुल रहता है राज्यसभा की। पर जब बात होती है संविधान को अमेंड करने की, तो यहाँ पर इनकी पावर्स जो होती हैं बिल्कुल बराबर होती हैं। आपको ही कोई भी मेंबर, मतलब एमपी आपका लोकसभा का भी हो सकता है, वही एमपी आपका, मतलब कोई और एमपी आपका राज्यसभा का भी हो सकता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है ना, तो कहीं से भी बात उठ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम का सेम प्रोसीजर है लोकसभा और राज्यसभा के रिगार्डिंग। यहाँ पे दोनों के पास बिल्कुल बिल्कुल इक्वल पावर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था इनमें से नेशनल पार्क और आपकी स्टेट कौन सी सही मैच है। देखो जब हम बात करते हैं ना,
नागरहोल नेशनल पार्क की, तो डेफिनेटली ये नीलगिरीज का पार्ट है एंड अकॉर्डिंगली आपको ये कर्नाटका स्टेट के अंदर देखने को मिलता है। काजीरंगा तो बिल्कुल आपको पता ही होगा, देखो इतना फेमस है तो असम डेफिनेटली। और जो हम बात करते हैं ना हुलंग पार्क गिबन सेंचुरी की, ये देखो हमने डिस्कस किया हुआ है, जो आपके गिबन्स हैं वो यहीं आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इंडिया के ओनली हिलो गिबन्स, वो यहीं आपको कहाँ पे है, वो असम के अंदर ही है, ना कि तमिलनाडु के अंदर। तो इसलिए थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। पापीकोंडा नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, दिस इन आंध्र प्रदेश। तो दरअसल में 3 पेयर यहाँ पे करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ओनली 3 विल बी द राइट आंसर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स की। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने, इनमें से बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क दिया था एक था कि यहाँ पे अगर हम बात करें पंचशील प्रिंसिपल्स की, तो देखो उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो देखने को मिलते हैं, शास्त्री जी तो बाद में थे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इंकरेक्ट है। बाकी देखो बुकर प्राइज की बात करें, थोड़ा सा ना मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, थोड़ा सा आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना। हाँ, एक्चुअल में क्या था ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1969 के अंदर आपका जो बुकर प्राइज था वो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। अब बुकर प्राइज जो एस्टेब्लिश किया गया उसके अंदर कुछ कंडीशंस थी। क्या कंडीशंस थी? कि भाई जो भी ऑथर इसको लिखेगा, पहली बात तो उसकी जो वर्क होगा वो इंग्लिश में होना चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम जो भी वो नॉवल लिखेंगे वो कैसा होना चाहिए, वो फिक्शन वाला नॉवल होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये जो इंग्लिश में नॉवल लिखा, ये यूके या आयरलैंड इसमें पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। और 1969 में एक और कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? इसमें ये लिखा गया था कि जो आपके कॉमनवेल्थ के देश होंगे ना, वही इसके लिए एप्लीकेबल हैं। पर बाद में जाके ये कंडीशन को चेंज कर दिया जाता है 2014-15 के अंदर। वहां पर फिर कंडीशन क्या दे दी जाती है, कोई भी नेशनलिटी का पर्सन हो सकता है, वो यहाँ पर इसको यहाँ पे वो अवार्ड के लिए एलिजिबल है। ये देखो बात थी किस चीज की, ये बात थी आपके बुकर प्राइज की। उसी तरह से एक और प्राइज हमें देखने को मिलता है, दैट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज। दोनों अलग अलग है, ध्यान से समझना। बुकर प्राइज अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज आपका अलग है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज ना उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जिन्होंने मान लो अपनी बुक किसी XYZ लैंग्वेज में लिखी, फिर बाद में क्या हुआ, उस पर्टिकुलर वर्क को, मतलब फिक्शन का ही वर्क है वो, फिक्शन का ही वर्क था, उसको बाद में ट्रांसलेट किया गया। समझ पाए हो? ये वर्क जो था ना वो ट्रांसलेट किया गया, उस केस में वो एलिजिबल होंगे आपके बुकर प्राइस, सॉरी इंटरनेशनल बुकर प्राइस के लिए। बुकर प्राइस के अंदर ट्रांसलेशन इंक्लूड नहीं होता, इंटरनेशनल बुकर प्राइस के अंदर आपका ट्रांसलेशन वाली चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, वो चीज होती है। तो यहाँ पर इनफैक्ट ना जो प्राइस होगा वो 50% तो मिलेगा उस ऑथर को जिसने बुक लिखी है, और 50% मिलेगा उस बंदे को जिसने इसको ट्रांसलेट किया है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइस के बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए। कल हमने डिस्कस किया था बुकर प्राइस, कुछ बच्चों के मन में डाउट आया था कि सर कुछ यहाँ पे इंडियन ऑथर्स को भी मिला हुआ है, उन्होंने तो हिंदी में लिखी थी या XYZ लैंग्वेज में लिखी थी। हाँ, वो यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज उनको यहाँ पे मिला हुआ है, क्योंकि वो बाद में जाके ट्रांसलेट हुई थी एंड पब्लिश हुई थी यूके और आयरलैंड के अंदर। तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज डिफरेंट फ्रॉम द बुकर प्राइज। समझ गए इस बात को? तो यहाँ पे जो बात हो रही है बुकर प्राइज की, तो ये बात अपने आप में बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और लास्टली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, इसको वीपो पब्लिश करता है, ये भी अपने आप में बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।